वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में उसकी दास्तान हयात को सुना और सोचा कि इसे क़ारीन तक पहुंचाओ। ज़हन व दिल पर बोझ सा है, इसकी कहानी इसी की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अबू मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था ना, मुझे एक दरमियानी उम्र के रिक्शा वाले से ब्याह दिया। मेरे तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तसव्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भर कर खाना खाया। मेरे में कि मैं तो गुर्बत का राज था। अब्बा किसी तरह मांग तान कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते, वही रात गज़नी के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फौरन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शौहर का रिक्शा खराब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलब खुराक बढ़ी तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकालकर खाती। कुछ हमदर्द लोगों है पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रिक्शा में से बचत होती किराया मकान दी देते। किराया मकान ना देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियाँ देता। पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर ज़हन मौफ हुआ जाता कि कैसे गिरा रह करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बे औलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती और खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी, मुझे खुद कौन सा कोई अक्ल समझ थी। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तान कर गुजरने लगे। रिक्शा कभी खराब होता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रहा। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद अब जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखैर हजरात हैं उनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चिराग और जलने वाला है। खैर से मैं फिर से उम्मीद से थी। इसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि उनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर भी रहने को देते, लेकिन अब ये जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है इसके जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी मुझसे। जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रहा और मिलने वालियाँ भी समझाती रहीं कि आप खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती है, मैंने सुना था कि जो रूह जो इस दुनिया में आती है खुदा इसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है, लेकिन मैं अपने हालत का जिम्मेदार किसे ठहरा है। बहुत ही दर्दनाक बातें ही ना उन्हें सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात की यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या किया तो कात रुकेती। कई तरह के ख्यालात जहन में आती है, कर दे वो कर दे। मुझ हकीर से जो बन सका सो किया, मगर उसे तो दवाएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फर्रुख मुख्तार साहिबा, उनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता उनकी सरपरस्ती में रहूँ। वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शौहर आपके किसी सराय में रह ले। इसी तरह मेरी कुछ दोस्त और अजीज भी रखने को तैयार हैं। अचानक इसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी खत्म हो गई। हमने सोचा किसी का सर्वेंट को अटर खाली हो तो उसे वही जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राजी हो गई है। वो दिन और आज का दिन वो लेडीज पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास इसका फ़ोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि इसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन इसके लिए दिल बेचैन रहता है। कब लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल का क्या करूं।